हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल मैजिकल साइंस में। मैं आपका मैथ का मेंटोर, आपका गाइड, आपका दोस्त, आपका साथी मोहम्मद रमीज अहमद। हम लोग अपने चैनल पर पॉलिनोमियल का क्लास 10 के पॉलिनोमियल का सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल का लेक्चर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है पहले ही। आई होप कि आप सारे लोगों ने पिछला लेक्चर देख लिया हो। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आप लोग आइएगा लेक्चर 4 में, ताकि आपको लेक्चर 4 समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने आज से पहले क्या देखा था। हम लोगों ने 3 लेक्चर में क्या देखा था, ठीक है। तो 3 लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को पहचाने कैसे, पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि पॉलिनोमियल 3 तरह के होते हैं, है ना। फिर हमने बात किया था कि पॉलिनोमियल 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। 3 नहीं 4 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। 4 तरह के होते हैं: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके जीरोस क्या होते हैं, ना, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। फिर हम लोग बढ़े थे कहां, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके कितने जीरोस होते हैं, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखी थी। और एक चीज और देखी थी हम लोगों ने कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोस दिया हुआ हो तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कैसे करें। फिर हम लोग बढ़े थे कहां, क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में सारी चीजें देखी थी कि कितने जीरोस होते हैं, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा था आज से पहले लेक्चर नंबर 3 तक जो हमने पढ़ाई किया, उसका क्विक रिवीजन, जो कि आज का हमारा सबसे पहला गोल था। क्या था पहला गोल? लास्ट क्लास का क्विक रिवीजन। अब इसके बाद हम लोगों का आज का सेकंड गोल जो है वो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड किया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरो को फाइंड करना, ठीक है। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कैसे निकाले, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद आज का टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो इन अ पॉलिनोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल में जीरो का क्या मतलब है, क्या महत्व है ना, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब, क्या बताना चाहता है जीरो सॉल्यूशन, ये देखेंगे आज का तीसरा गोल। और अगर टाइम बचा तो लास्ट गोल देखेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो, है ना। जो सॉल्यूशन होता है पॉलिनोमियल का, उसका ग्राफिकल मतलब क्या है, उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ग्राफ से उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये सारी चीजें आज का हमारा गोल है, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहिए, तैयार रहिए आज के लेक्चर के लिए। हम लोग बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ। ऐसे तो पहला टॉपिक हमारा क्विक रिवीजन है, लेकिन क्विक रिवीजन हम लोग कर चुके हैं पहले ही, है ना, अभी ही किया है हम लोगों ने। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो को कैसे निकाला जा सकता है, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं रहा, हालांकि फॉर्मूला है। आप लोग जब चैप्टर नंबर 4 पढ़िएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालने का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन पॉलिनोमियल में फिलहाल फॉर्मूला वगैरह हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो इसका जो भी मेथड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे और सीखते चलेंगे। तो पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोस निकालने का दो मेथड होता है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिस्क्रिमिनांट मेथड, है ना। दूसरा क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट मेथड, जो कि आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़िएगा। यहाँ पे हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है, जो कि क्लास 9th में भी सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला गोल। तो देखिए ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। इस क्वेश्चन को क्या है, 2x² - 8x + 6, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, जीरो से इक्वेट करके। सॉरी, अरे भाई हो गया शुरू, इसका लेक्चर शुरू नहीं हुआ कि हैंग होना शुरू। चलिए देखिए, हाँ खुद ही मिट जाओ, खुद ही चल जाओ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 2x² - 8x + 6, इसको हम लोग जीरो से इक्वेट करके इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमने पहला स्टेप अपना कर लिया। अब यहाँ पर हमारा ए स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला टर्म जो है वो सबसे ज्यादा पावर वाला है, उसके बाद वाला टर्म उससे कम पावर वाला है, और लास्ट टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो याद रखिएगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आपको नहीं दिया हुआ तो उसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में
कन्वर्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ होता -8x प्लस 2x² प्लस 6। अगर ऐसा लिखा रहता तो पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन यहां पर पहले ही से स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात पहचानिए कि इसमें 3 टर्म है। पहला टर्म क्या है, x² वाला, जहां पर x² का कॉफिशिएंट क्या है 2। दूसरा टर्म क्या है, x वाला, जहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है -8। तीसरा टर्म कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या है +6। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, सबसे पहला स्टेप होता है कि इसमें जो बीच वाला टर्म है उसको तोड़ा जाता है। बीच वाले टर्म को क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। बीच वाला टर्म मतलब x वाला टर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है फिर तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने के बाद जो बीच वाला टर्म होगा, मतलब जो x वाला टर्म होगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है -8x। ठीक है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है -8x। तो इसको आप लोग किसी तरीके से भी तोड़ सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप लोग इसको लिख दीजिएगा 12x -4x, सॉरी -12x + 4x, तो ये भी देखिए -8x बनेगा। मान लीजिए -8x है तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, -4x, तो ये भी क्या बनेगा हमारा -8x बन जाएगा। मान लीजिए -8x लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं -10x + 2x। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने से सॉल्यूशन नहीं आएगा, जीरोस नहीं आएगा। स्प्लिट तो करना है लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, एक रूल है, उसको फॉलो करते हुए। ठीक है, पहली बात तो समझ में आई ना, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे, है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे स्प्लिट करना है। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया कि स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी भी तरीके से स्प्लिट करने से हमारा काम बन जाएगा? नहीं, एक स्पेशल कंडीशन के बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, एक स्पेशल रूल के बेसिस पे। तो चलिए आइए उसको हम लोग जानते हैं। पहली बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी कि इसको स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट करना कैसे है उसके बारे में देखेंगे। तो स्प्लिट क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए x² का कॉफिशिएंट क्या है। सबसे पहले क्या देखना है कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, जिसको हम लोग a बोलते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, और c की वैल्यू क्या है, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है 6 है। समझ में आ रही बात, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है 6 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे, a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ साइन। साइन का ध्यान रखते हुए देखिए यहाँ पे 2 क्या है, +2 है ना, तो +2 इंटू +6 है ना, +6, तो कितना आ गया +12 यहां पर आ गया है। ठीक है, यहां पर कितना आ गया +12 आ गया है। तो ये समझ में आ गई बात। सबसे पहले स्टेप में क्या, मतलब सबसे पहला स्टेप तो नहीं है ये, पहला स्टेप तो क्या है, कन्वर्ट करना है उसको, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, कहीं साइड में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई साइन के साथ करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 × 6 कितना आ गया हमारा 12 आ गया। अब बीच वाले टर्म को हमको इस तरह से तोड़ना है, बीच वाले टर्म को हमको इस तरह से तोड़ना है। अरे भाई, बीच वाले टर्म को हमको इस तरह से तोड़ना है कि इसके कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर ना, कि इसके कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर a × c के बराबर आए। मतलब बीच वाले टर्म को इस तरह से मल्टीप्लाई करने के, बीच वाले टर्म को तोड़ना है, हमने तोड़ दिया। -6x -2x, यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है -6, x का कॉफिशिएंट क्या है -2। तो इन दोनों कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर जो है ना a × c के बराबर आना चाहिए। ठीक है, पहले बात तो देखिए -8x को हम लोगों ने सही तोड़ा है ना, -6x -2x, ये क्या बन जाएगा ++ 6x 2x 8x -8x बन जाएगा। इसको हम लोगों ने सही से यहां पर क्या किया है, तोड़ दिया है। ठीक है, -8x को हम लोगों ने सही से यहां पर स्प्लिट कर दिया है। पहली बात तो स्प्लिट करना है, और ध्यान ये रखना है कि दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर a × c के बराबर आना चाहिए। -6 और -2 को मल्टीप्लाई करने पर a × c के बराबर आना चाहिए। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, -6 × -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर -12 आ जाएगा।
-6 इंटू +12 आ जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं पता नहीं। -6, अरे भाई -6 इंटू -2 हम लोग करेंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि यहां पर वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? कोई बात नहीं है, हम लोग फिर से देखेंगे, फिर समझ में आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रिवाइज करते हुए चलेंगे, सब चीजें आपके माइंड में घुसेगी। चलिए, समझ में आ गई बात। हम लोग इस तरह से इसको तोड़ेंगे कि कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी के बराबर आए। चलिए फिर से देखिए, इसको फिर से देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सजाना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कहीं साइड में a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कहीं साइड में a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम लोग a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a इंटू सी मतलब 2 इंटू 6 कितना आ गया, 12 आ गया ना, 12 आ गया ना। अब 12 को हमको क्या करना है, मतलब 12 आ गया है, अब बीच वाले टर्म का हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि ये इसका जो मल्टीप्लीकेशन इसके कॉफिशिएंट का वो 12 के बराबर आए। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग 12 को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग a इंटू सी को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहां पर और प्राइम फैक्टराइज यहां पर नहीं होगा। तो पहला केस आपके पास क्या है, क्या आप लोग 2 टू 4, 4 इंटू 3 कर दीजिए। पहला केस क्या है, 2 टू 4, 4 इंटू 3 कर दीजिए। समझ में आ रही है बात? देखिए 2 टू 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा हमारा। a इंटू सी 12 तो हमारा आ गया। लेकिन क्या इसको किसी भी सेंस में हम लोग अगर 4x प्लस 3x करेंगे इसको, या फिर -4x माइनस 3x करेंगे, या -4x प्लस 3x करेंगे, या 4x -3x करेंगे, किसी भी सेंस में -8x हमारा नहीं आएगा। दोनों के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर भी हमारा 12 तो आ जाएगा। दोनों के कॉफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन किसी भी सेंस में हमारा -8 नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? किसी भी सेंस में हमारा -8 नहीं आएगा। तो हम लोग इसको 4 और 3 में नहीं स्प्लिट कर सकते हैं। हम लोग -8x को 4x और 3x में नहीं स्प्लिट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? -8x को हम लोग 4x और 3x में नहीं स्प्लिट कर सकते हैं। चलिए दूसरा वाला देख लीजिए। दूसरा क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 टू 6, 6 और 2 में हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं। 6 और 2 में हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, 6x और 2x में हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं। देखिए 6 दूना 12 तो आ जाएगा, 6 दूना 12 तो आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8x आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8x भी आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर इन दोनों को हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं तो हमारा 8x प्लस में आ जाएगा, जबकि यहाँ क्या है, माइनस में है। इसलिए दोनों के आगे हम लोगों को माइनस माइनस लगाना पड़ेगा। इन दोनों के आगे हम लोगों को माइनस माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस। अब ये हमारा इस तरह से स्प्लिट हो गया। एक बार में नहीं होगा, प्रैक्टिस करते करते चीजें आएंगी, आ जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, बीच वाले को स्प्लिट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पर स्प्लिट कर देंगे। 2x स्क्वायर -6x माइनस 2x। हम लोगों ने क्या किया, बीच वाले टर्म को इस तरह से स्प्लिट किया कि दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी के बराबर आ रहा है। -6 इंटू -2 करेंगे तो हम लोग +12 आएगा, 2 इंटू +6 करेंगे तो +12 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको स्प्लिट कर लिया। ठीक है, आप इसको -2x -6x भी कर सकते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप इसको -2x -6x भी कर सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। पहले -6 रखिए, पहले -2 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोगों के ऊपर है। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है, हमको यहां पर 4 टर्म मिल गया। स्प्लिट करने के बाद हम लोगों को कितना टर्म मिला है, 4 टर्म। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद हम लोगों को 4 टर्म मिला है। पहला टर्म क्या है, 2x स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या है, -6x। तीसरा टर्म क्या है, -2x। चौथा टर्म क्या है, +6। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले के 2 टर्म में से जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेंगे। पहले के 2 टर्म में से जो कॉमन आएगा उसको हम लोग
कॉमन ले लेंगे। पहले के दो टर्म में से जो कॉमन आएगा हम लोग उसको कॉमन ले लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 2x² है, यहाँ पर क्या है -6x है। देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। तो ध्यान से देखिए 2x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू एक्स। -6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम लोगों को लास्ट के दो टर्म में से भी कॉमन लेना है। तो इन दोनों को भी चलिए हम लोग लिख लेते हैं। -2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू एक्स, +6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +2 इंटू 3। अब ध्यान देना है हमको किस पे, दो दो टर्म पे। ठीक है, मिलाना नहीं है, खिचड़ी नहीं बनाना है। पहले के दो टर्म पे हम लोगों को ध्यान देना है और लास्ट के दो टर्म को हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, पहले के दो टर्म पे हम लोगों को ध्यान देना है, लास्ट के दो टर्म पे हम लोगों को ध्यान देना है। तो देखिए पहले के दो टर्म पे कॉमन कौन कौन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है, मतलब एक 2 और एक x कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए एक 2 एक x, एक 2 एक x और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, एक 2 एक x, एक 2 और एक x कॉमन है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 2 और x को कॉमन ले लेंगे, 2 और x को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही देखिए हम लोगों ने 2x को कॉमन ले लिया तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ x बचा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या बचा, x बचा। अब जैसे ही हम लोगों ने 2 और x को कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ -3 बचा। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब फिर से देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो हम लोग यहां पर से क्या लेंगे, -2 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम लोग -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए -2 को हम लोगों ने बाहर ले लिया तो x बचा, -2 को बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बचा, -3 यहाँ पर बच गया है। ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। हेलो हेलो, हाँ तो चलिए हम लोग कहाँ थे, तो हम लोगों ने दोनों टर्म से चीजें कॉमन ले ली थी। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पहले के दो टर्म को हम लोगों ने क्या किया, कॉमन लिया क्या, 2x, तो अंदर क्या बचा, x -3। लास्ट के दो टर्म से हम लोगों ने -2 को कॉमन लिया तो क्या बचा, x -3 बचा। ठीक है, ओके। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है इसमें, अच्छा साथ में =0 चल रहा है। ठीक है, साथ में =0 चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा अगर आप ध्यान से तो यहां पर हमारे पास दो टर्म आ गया। पहला टर्म क्या है, 2x इंटू x -3, दूसरा टर्म क्या है, -2 इंटू x -3। पहला टर्म क्या है हमारे पास, 2x इंटू x -3, दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, -2 इंटू x -3। ठीक है, तो अब इन दोनों में से देखिए तो इन दोनों टर्म में ये ब्रैकेट कॉमन है, x -3 ये ब्रैकेट कॉमन है, तो ये ब्रैकेट हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जैसे ही दोनों ब्रैकेट को हम लोग कॉमन ले लेंगे, जैसे ही हम लोग इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, ये ब्रैकेट मतलब x -3 को कॉमन लेंगे, तो देखिए अगर हम लोगों ने x -3 को कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा, 2x बचा, यहां पर क्या बचा, 2x बचा, और यहां पर क्या बचा, x -3 को तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, सिर्फ और सिर्फ -2 बचा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हमारे पास, -2 बचा। तो ये इस तरह से हम लोगों का स्प्लिट हो गया। अब इसके बाद वाले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग यहां पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना, उस एक्सप्रेशन को हम लोग यहां पर पहले देख लेते हैं, शायद ये उस तरफ चला जा, भाई साहब नहीं जाएगा, रहने दीजिए। ओके, कोई बात नहीं है। सबसे अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग यहां पर कॉपी कर लेते हैं। क्या आया एक्सप्रेशन हमारे पास, x -3 इंटू 2x -2 इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब ये पूरा क्या है, एक टर्म है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर हम लोग इसको, इस ब्रैकेट को अगर हम लोग LHS से RHS में लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अगर इस ब्रैकेट को हम लोग LHS से RHS में लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जाएगा ना, पूरा ब्रैकेट चला जाएगा ना डिनोमिनेटर में, क्योंकि मल्टीप्लाइड है वहां पर। अब देखिए 0 बाई समथिंग, 0 को आप किसी चीज से भी डिवाइड कीजिएगा तो वो 0 ही आता है। तो x -3 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर।
हमको x की वैल्यू चाहिए तो 3 को हम लोग उस तरफ भेज देंगे, 3 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जीरोज x की वैल्यू आ गई है। लेकिन आप लोग याद कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना जीरो था, 2 जीरो था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना जीरो था, 2 जीरो। यहाँ पर कितना आया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो आया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो आया, मतलब एक को और हमको फाइंड करना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को दोबारा से देखेंगे। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को फिर से एक बार नीचे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। क्या था, x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था यहाँ पर। x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इससे पहले वाले में क्या किए थे, इस ब्रैकेट को RHS में भेजे थे ना, इस बार हम लोग इस ब्रैकेट को RHS में भेजेंगे। इससे पहले वाले में हम लोग क्या किए थे, 2x माइनस 2 वाले ब्रैकेट को RHS में भेजे थे, इस बार हम लोग x माइनस 3 वाले ब्रैकेट को RHS में भेजेंगे। तो देखिए पूरा ब्रैकेट नीचे चला जाएगा ना, RHS में जाएगा तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2x माइनस 2 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई x माइनस 3 बनेगा। ठीक है, फिर से वही बात, 0 को किसी चीज से भी डिवाइड कीजिएगा तो वो 0 के बराबर आएगा। तो 2x माइनस 2 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो कांस्टेंट टर्म को उस तरफ भेज देंगे। तो देखिए माइनस 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस 2। 2x इज इक्वल टू क्या बनेगा, प्लस 2। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो इधर जाएगा तो ब्रैकेट में 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो x का एक वैल्यू क्या आया था हमारे पास, खुद चलता है। x का एक वैल्यू क्या आया था हमारे पास, 3। x का दूसरा वैल्यू क्या आया हमारे पास, 1। पहले वाले वैल्यू का हम लोग अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले वैल्यू का हम लोग बीटा मान लेंगे। ये इस तरह से हमारा सॉल्यूशन जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा सॉल्यूशन जो है वो आ गया। दोनों जीरोस हम लोगों ने फाइंड कर लिया, किसका, पॉलिनोमियल का। इस तरह से हम लोगों ने दोनों जीरोस पॉलिनोमियल का फाइंड कर लिया। तो ये हमारा मेथड था क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आता है, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है स्प्लिट करने में, मतलब फैक्टराइज करने में, कि हम लोग बीच वाले टर्म को कैसे स्प्लिट करें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आप प्राइम फैक्टराइज करके देखिए, जो नंबर ये मल्टीप्लाई होकर a इंटू सी के बराबर आ रहा है वो सही होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहला सॉल्यूशन देखा था। बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई भी चीज इंसान एक बार में नहीं सीखता है। ऑब्वियस सी बात है, मैथ कॉम्प्लेक्स है, मैथ कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब मैथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप कीजिएगा तभी आप श्योर होइएगा। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का, पहले पॉलिनोमियल का जीरो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एक जीरो का हम लोगों ने अल्फा मान लिया, दूसरे जीरो का हम लोगों ने बीटा मान लिया। अब दूसरे वाले पॉलिनोमियल की बारी है। ठीक है, इसको आप लोग हमारे साथ साथ बनाइएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ आप इसको बनाते चलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल था। इक्वेट कर देते हैं 0 से, इक्वेट कर देते हैं 0 से, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया यहां पर। चलिए सबसे पहला स्टेप बताइए क्या होता है। सबसे पहला स्टेप स्प्लिट करना नहीं, अरेंज करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना। क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, तो हाँ ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही से अरेंज है, तो इसको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा स्टेप क्या आता है, स्प्लिट करना। तो स्प्लिट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 1 है। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाइड है। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है। यहां पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और सी की वैल्यू क्या है, 10 है।
सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग a इंटू सी करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास +10 आ जाएगा, है ना। +1 इंटू +10 क्या बन जाएगा, +10 बन जाएगा। अब यहां पर शर्त होता है कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, 7x को हम लोगों को तोड़ना है। तो हम लोग ऐसे तोड़ना है 7x को कि कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर +10 आना चाहिए, कि दोनों x के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर +10 आना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो आप लोग 7x को 6x इंटू +1x भी कर सकते हैं, 4x +1x +3x भी कर सकते हैं, लेकिन उन सब चीजों से बात नहीं चलेगी, बात नहीं बनेगी। और 7 यहां पर प्राइम नंबर है तो ये प्राइम फैक्टराइज होगा भी नहीं। 7 यहां पर क्या है, प्राइम नंबर है तो ये प्राइम फैक्टराइज होगा भी नहीं। अगर कोई प्राइम नंबर नहीं हो तो आप उसको प्राइम फैक्टराइज करके देख सकते हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइज करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइज होगा ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 7x को तोड़ेंगे। चलिए तोड़िए 7x को। 1 + 6 कीजिए, 10 आएगा मल्टीप्लाई करके, 1 इंटू 6 6 आ जाएगा। 2 + 5 कीजिए, 10 आएगा मल्टीप्लाई करके, आ गया। 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ गया। मतलब ये तो पता चल गया हम लोगों को कि 7x को हम लोगों को 2 और 5 में तोड़ना है। 7x को हम लोगों को 2 और 5 में तोड़ना है। अब बात रही साइन की, अब बात रही किसकी, साइन की, है ना, कि साइन क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि 7x को 2 और 5 में तोड़ना है। तो देखिए जाहिर सी बात है ना, 7x है तो इसको अगर जो हम लोग 2x 5x लिख भी देते हैं तो हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं। अगर माइनस माइनस करेंगे तो -7x आ जाएगा, जो कि गलत हो गया। मल्टीप्लाई करने पे +10 आ जाएगा। देखिए आप -2 इंटू -5 कीजिएगा तो +10 जरूर आएगा, जो कि a इंटू सी के बराबर है, लेकिन ये जुड़ के तो -7x आ जाएगा ना, जो कि सही से स्प्लिट नहीं हुआ ना। 7x को हम लोग -2x -5x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये -7x के बराबर होगा और वो 7x है। मल्टीप्लाई होने पे जरूर a इंटू सी आ रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के बराबर आना चाहिए और साथ में सही से स्प्लिट भी होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, साथ में सही से स्प्लिट भी होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के बराबर जरूर आ गया है, लेकिन साथ में स्प्लिट सही से नहीं हुआ है, ठीक है, स्प्लिट नहीं हुआ है। तो ये माइनस माइनस का तो कोई चांस नहीं है। दूसरा चांस क्या है हमारे पास, प्लस प्लस कर देते हैं हम लोग। तो +2 इंटू +5 +10 आ गया, +2x +5x 7x आ गया। तो ये बहुत ही आराम से क्या हो चुका है, यहाँ पर हमारा स्प्लिट हो चुका है। बहुत ही आराम से क्या हो चुका है हमारा यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है, ठीक है, बहुत ही आराम से हमारा स्प्लिट यहाँ पर ये हो चुका है। अगर कहीं तो प्राइम नंबर नहीं है, आपको स्प्लिट करने में मुश्किल हो रही है, तोड़ने में मुश्किल हो रहा है, तो आप प्राइम फैक्टराइज करके देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर x² + 7x को क्या कर सकते हैं, +5x + 2x लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात है कि आप 2x को पहले 5x को बाद में लिख सकते हैं, आपके ऊपर है पूरा, ठीक है। आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। 2x + 5x लिखिए, 5x + 2x लिखिए, आपके ऊपर है। अब इसके बाद का स्टेप क्या था, अब इसके बाद का स्टेप क्या था, जरा याद करके बताइए हमको, इसके बाद का स्टेप क्या था। मैं पानी पी लेता हूं। इसके बाद का स्टेप था दो दो टर्म में से कॉमन लेना, पहले के दो टर्म और लास्ट के दो टर्म में से जो चीजें भी कॉमन आ रही है उसको कॉमन लेना है ना, उसको क्या करना है, यहां पर हमको कॉमन लेना है। तो पहला दो टर्म देखिए, x² + 5x है, दूसरा टर्म 2x + 10 है। तो x² + 5x में से सिर्फ और सिर्फ x ही कॉमन आ सकता है ना, सिर्फ और सिर्फ x ही कॉमन आ सकता है। x² में से एक x हमने कॉमन ले लिया तो एक x बचा, +5x में से हम लोगों ने x कॉमन ले लिया तो सिर्फ और सिर्फ +5 बचा। इन दोनों में से देखिए 2x + 10 में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 हम लोगों ने बाहर ले लिया ना, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ x बचा। 10 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 5 ना, तो यहाँ पर से हम लोगों ने 2 बाहर ले लिया था, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। आप लोगों ने कॉमन सही लिया है कि नहीं लिया है, उसको अगर चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं, दोबारा मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं। क्या कीजिएगा, x इंटू एक्स x², हाँ सही लिया है, x इंटू 5 + 5x, हाँ सही आया है, 2 इंटू एक्स 2x, हाँ सही आया है, 2 इंटू 5 + 10 सही आया। इसका मतलब हम लोगों ने कॉमन सही लिया। आप दोबारा से, क्योंकि मैथ क्या होता है, रिवर्सिबल होता है ना, इक्वेशंस क्या होते हैं आपस में रिवर्सिबल होते हैं, तो आप दोबारा से उसको रिवर्स में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है सेम चीज, अगर ऊपर वाली चीज नहीं आ रही, मतलब आपने कॉमन गलत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या कर लिया, 4 टर्म में से दो टर्म में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 टर्म बचा है। एक क्या बचा है, x इंटू एक्स + 5, दूसरा क्या बचा है, 2 इंटू एक्स + 5।
तो इन दोनों टर्म में फिर से आप देखिए आपका ब्रैकेट कॉमन है, हमेशा ब्रैकेट कॉमन लेगा, अगर कॉमन आएगा। अगर आपने स्प्लिट सही किया है और आपने कॉमन सही लिया है तो ब्रैकेट कॉमन आएगा ही आएगा। अगर ब्रैकेट कॉमन नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने ऊपर कुछ गलती किया है। तब यहां पर क्या है, हमारा ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, 2x + 5 सॉरी x + 5 जो ब्रैकेट है हमारा वो कॉमन है। तो x + 5 को हम लोग क्या ले लेंगे, यहां पर बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम लोग x + 5 को कॉमन लेंगे, जैसे ही हम लोग इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, देखिए x + 5 हमने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x बचेगा। x + 5 को हम लोगों ने बाहर ले लिया तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर +2 बचेगा, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, x + 5 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाला स्टेप याद कीजिए। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, याद कीजिए। आया याद? चलिए मैं बताता हूं। यहां पर 2 ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट को हम लोग RHS में भेज देंगे, एक ब्रैकेट को हम लोग RHS में भेज देंगे। दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाइड है, RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, LHS में न्यूमरेटर में है तो RHS में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हम लोग पहले वाले ब्रैकेट को नीचे भेज देते हैं, मतलब आप किसी को ही भेज सकते हैं, एक एक करके दोनों को भेजना है। तो चलिए पहले वाले को नीचे भेज देते हैं हम लोग। तो x + 2 बचेगा इधर, क्या बचेगा इधर, x + 2 बचेगा इधर, और 0/x + 5 हमारा 0 हो जाएगा। 0/x + 5 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि x + 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए तो 2 को हम लोग उधर भेज देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा। दोबारा क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले ब्रैकेट को नीचे भेज देंगे। दोबारा क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले ब्रैकेट को नीचे भेज देंगे। तो x + 5 नीचे, सॉरी दूसरे वाले ब्रैकेट को, इससे पहले हम लोगों ने पहले वाले ब्रैकेट को भेजा था ना, तो अब अगले बार में हम लोग दूसरे वाले ब्रैकेट को नीचे भेजेंगे। तो जैसे ही हम लोग नीचे भेजेंगे तो x + 5 इज इक्वल टू 0/x + 2 हो जाएगा। तो x + 5 हमारा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। x इज इक्वल टू क्या आएगा, -5 आएगा। इसको हम लोग बीटा मान लेंगे। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो अल्फा आया है वो क्या आया है, -2। जो बीटा आया है वो क्या आया है, -5। जो अल्फा आया है वो क्या आया है, -2, और जो बीटा आया है वो क्या आया है, -5। ये हमारा यहां पर सॉल्यूशन आ गया। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सीखा। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए, अपने क्वेश्चंस को स्प्लिट कीजिए, और नहीं बनता है तो जो भी डाउट रहता है वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम बताएंगे जरूर। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहां पर 0 फाइंड कर चुके हैं हम लोग। अब क्या आती है बात, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था ना, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, क्या वो ऐसे ही पढ़ लिया था, वो रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए ना। चलिए आइए चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्या अल्फा और बीटा हमारा सही आया है, क्या एक्स का दोनों सॉल्यूशन हमारा सही आया है। चलिए, तो पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x² - 8x + 6। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x² - 8x + 6। ठीक है, और इसका अल्फा और बीटा क्या आया था, इसका अल्फा और बीटा क्या आया था, इसका अल्फा आया था 3 और बीटा क्या आया था 1। इसका अल्फा आया था 3 और बीटा आया था 1। आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान लेते, दोनों में से किसी एक को अल्फा मानिए, एक को बीटा मानिए। अल्फा आया था 3 और बीटा आया था 1। हालांकि इस वेरिफिकेशन को, ये जो वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, इसको पहले क्वेश्चन बनाने के बाद ही करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे ध्यान से निकल गया, मैं समझाने में चला गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम लोग अभी वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने नोट कर लिया और दोनों के हम लोगों ने अल्फा और बीटा को नोट कर लिया है ना। अब आइए यहां पर से आता है वेरिफिकेशन का बारी। चलिए, तो फिर से आपका टेस्ट, फिर से आपका एग्जाम, क्या है एग्जाम आपका बताइए, क्या है एग्जाम। एग्जाम ये है आपका, ठीक है, एग्जाम ये है आपका कि आपको बताना है क्या, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, क्या था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिखे थे,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर रिवीजन करके नहीं आइएगा, पढ़ के नहीं आइएगा तो समझने में मुश्किल होगी। तो पहला रिलेशन क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए था ना। चलिए आइए इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये सही आया है हमारा। तो अल्फा की वैल्यू बताइए, इस पॉलिनोमियल का अल्फा क्या आया, 3 आया ना, तो 3 यहां पे पुट कर देंगे अल्फा की जगह पे हम। बीटा क्या आया, 1 आया ना, तो 1 पुट कर देंगे। माइनस बी की वैल्यू क्या है यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर क्या है 8, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर -8 है। कोफिशिएंट को साइन के साथ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर 8 नहीं है, -8 है। अक्सर ये गलती करते हैं बच्चे, याद रखिएगा कोफिशिएंट को हम लोग हमेशा माइनस के साथ, माइनस साइन के साथ लेते हैं, ठीक है ना। अगर +8x होता तो +8 लिखते हैं, ये लीनियर इक्वेशन में भी आपका काम आएगा अगले चैप्टर में। तो b की वैल्यू क्या है -8, a का वैल्यू क्या है +2। ये जो माइनस है ना, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस कोफिशिएंट का माइनस है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस 8/2, 2 से ये कटा 4 बार में, 4 इज इक्वल टू 4, LHS इज इक्वल टू RHS। यहां पर रिलेशन जो है वो क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने जो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाला है वो बिल्कुल बिल्कुल सही निकाला है। अगर सही नहीं निकालते तो अल्फा प्लस बीटा कभी भी -b/a के बराबर नहीं आता, जो कि यहाँ पर आया है। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में रहता है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है ना। पहले आपको निकालने के लिए बोलेगा जीरोस, फिर बोलेगा वेरीफाई द रिलेशन। तो ये हम लोगों ने जीरोस निकाला था और रिलेशन को वेरीफाई किया था। एक और रिलेशन था, दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है ना। क्या था एक और रिलेशन, चलिए याद कीजिए जल्दी से। दूसरा रिलेशन क्या था, बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट एंड कॉन्स्टेंट। याद कीजिए, याद आता है क्या, मैं बताऊं। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म मतलब सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए। तो दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, C/A। T की वैल्यू यहां पर क्या है +6, A की वैल्यू यहां पर क्या है +2। जस्ट पुट करेंगे, देखेंगे हमारा रिलेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा का वैल्यू क्या है 1, T क्या है 6, A क्या है 2, 3 × 1 3, 2 से ये कटा 3 बार में, 3 इज इक्वल टू 3, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब रिलेशन वेरीफाई हो गया है, इसका मतलब रिलेशन वेरीफाई हो गया है बिल्कुल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा का वैल्यू एकदम सही आया है, हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में आता है। एक क्वेश्चन और जो मतलब इस क्वेश्चन में तो एनसीईआरटी में नहीं देगा, लेकिन अलग से क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। ये पूरा एक ही क्वेश्चन में रहता है कि फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन, ठीक है। फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। एक फॉर्मूला और हम लोग पढ़े थे, उसको भी हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। वो क्या था, वो ये था कि हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करें जीरोस के साथ। अगर आपको जीरो दिया हुआ है तो क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला था ना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास जीरोस है ना, दोनों जीरोस है, इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के देखेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, सेम टू सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है, इसका मतलब हम लोगों का जीरो भी सही आया है, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सही है। तो फिलहाल इसको आप भूल जाइए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप भूल जाइए। बस आप ये समझिए कि आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के देखना है फॉर्मूला। चलिए बताइए क्या था फॉर्मूला, याद कीजिए। याद आता है क्या, नहीं आता है। रिवीजन बहुत जरूरी है, अगर याद आता है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो रिवीजन कीजिए। रिवीजन की बहुत बहुत जरूरत पड़ती है मैथ में, खास के हर सब्जेक्ट में, और मैथ में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 3, अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू क्या है 1, 3 + 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 3,
इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1। ये हमारा, हम लोगों ने इस फॉर्मूले पे इसको पुट कर दिया। इस फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या कर दिया, पुट कर दिया अल्फा और बीटा की वैल्यू। देखिए वहां से पुट किया है अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा और बीटा की वैल्यू वहां से पुट किया है हम लोगों ने। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर 3 + 1 4x + 3। ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। लेकिन ये क्या, लेकिन ये क्या, ये तो वही पॉलिनोमियल नहीं आया। तो नहीं, ये जो आया है वो सही आया है। वो कैसे सही आया है, आप लोग या तो इस पॉलिनोमियल से 2 को कॉमन ले लीजिए, इस पॉलिनोमियल से आप लोग 2 को कॉमन लीजिएगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, या इस पॉलिनोमियल में आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। देखिए तीनों टर्म में से 2 कॉमन आएगा। देखिए ये 2 है ना पहले टर्म में, दूसरे में 2 है ना 2 × 4, तीसरे में 2 है ना 2 × 3। जैसे ही कॉमन लीजिएगा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर इसमें आप जैसे ही 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन का हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस एक्सप्रेशन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इक्वेट कर लेते हैं 0 से, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड। क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, है ना। क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड। डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड। दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × x² - 4x + 3 = 0 × 2। तो 2 × x² क्या बनेगा, 2x² बनेगा। 2 × -4x क्या बनेगा, -8x बनेगा। 2 × +3 क्या बनेगा, +6 बनेगा। 0 × क्या बनेगा, 0 बनेगा। 0 हटा देंगे तो ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बनाना है तो 0 से इक्वेट कर दीजिए, पॉलिनोमियल बनाना है तो 0 को हटा दीजिए। तो ये अब हमारा यहाँ पर, ये अब हमारा यहाँ पर पॉलिनोमियल फाइंड हो चुका है, जो कि एकदम बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। ठीक है, जो कि एकदम पिछले वाले की तरह है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो बिल्कुल और बिल्कुल सही पढ़ा था। हालांकि ये आपके क्वेश्चन का पार्ट था नहीं फाइंड पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल आपको पहले ही से दिया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा था पिछले लेक्चर में उसको वेरीफाई करना जरूरी है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। तो इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया और हमको आंसर भी लगे हाथ, पता चल गया कि हाँ आंसर हमारे पास दिया हुआ था। तो हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये फॉर्मूला सही है, हम लोगों ने सही बनाया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के 0 को फाइंड करते हैं और रिलेशन निकालते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। हमारा जो ये सेकंड क्वेश्चन था इसका रिलेशन हम लोग नहीं निकाले थे। ये जो सेकंड क्वेश्चन था ना, इसका रिलेशन हम लोग नहीं वेरीफाई किए थे। तो इसके रिलेशन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। इसके रिलेशन को भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को पॉलिनोमियल दिया हुआ था, हम लोगों ने जीरोस निकाल लिया था। दिया हुआ था पॉलिनोमियल हमें, हमने जीरोस यहां पर से पॉलिनोमियल से निकाला था। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन। तो पहले रिलेशन बताइए क्या होता है, फिर से याद कीजिए। पहले रिलेशन क्या होता है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको इतना किताबी लैंग्वेज, इतना अंग्रेजी याद नहीं रखना, सिंपल से याद रखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सिर्फ आप ये याद रखिए, इंग्लिश वाला आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहला रिलेशन क्या होता है, दोनों का जोड़ जो होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। पहला रिलेशन क्या होता है हमारे पास, जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर आता है। अल्फा की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, प्लस बीटा की वैल्यू -5 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का बी का वैल्यू, ध्यान से देखिए बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, कोफिशिएंट ऑफ x होता है ना बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है ना, ए की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 को ही पुट कर देंगे। तो पुट कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए -2 प्लस -5 इज इक्वल टू -7/1। नीचे में 1 लिखे या नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता है ना, हमेशा नीचे में 1 होता है। प्लस माइनस आ गया, माइनस प्लस 2 में 5 जुड़ेगा 7, साइन किसका रहेगा -7 इज इक्वल टू -7। LHS हमारा RHS के बराबर आ गया। ये वेरीफाई हो चुका है, ये वेरीफाई हो चुका है। सेकंड वाला वेरिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला वेरिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, सेकंड क्या होता है हमारा रिलेशन, याद कीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। सेकंड क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ध्यान से देखिए, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, -2, पुट कर देंगे -2। बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, -5, तो यहां पे पुट कर देंगे हम लोग क्या, -5। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5, हम लोगों ने पुट कर दिया यहां पे। सी की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए 10, सी की वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पुट किया अल्फा बीटा और सी और ए की वैल्यू यहां पर पुट किया। अब देखिए -2 इंटू -5 क्या बनेगा, 2 5 10, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 5 10, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा +10 इज इक्वल टू 10/1 10। तो यहां पर भी हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया है। इस तरह से क्वेश्चन एनसीईआरटी में रहता है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता है, आपको जीरोस निकालना है, फैक्टराइज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कॉमन लेके और फिर उसको आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, और ये तो खैर अच्छा, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम है, आप चाहिए तो इससे पॉलिनोमियल निकाल के देखिए। आपका होमवर्क क्या है कि आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल निकालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा दिया हुआ है, पॉलिनोमियल निकालना है। और अगर पॉलिनोमियल निकालने के बाद अगर आपका ये पॉलिनोमियल आ गया, इसका मतलब आप सही बना रहे हैं। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल निकाल के चेक करना है, हालांकि पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन फिर भी आपको पॉलिनोमियल निकाल के चेक करना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, और चेक करना है कि वही पॉलिनोमियल आया है कि नहीं आया। फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड पॉलिनोमियल, आपका अल्फा और बीटा दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल को निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमारा टॉपिक ही चल रहा है, कंसेप्ट ही चल रहा है। हम लोग पूरे तरीके से बुक को सॉल्व करेंगे इस वाले लेक्चर के बाद। ठीक है, इस वाले लेक्चर के बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो वहां पर आपका और प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे बेहतर है कि आप खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हमारा आज का पहला गोल था कि फाइंड जीरोस, है ना। जीरोस को हम लोगों ने फाइंड करने के लिए यहाँ पर सीख लिया। ठीक है, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो भी निकालने के लिए सीख लिया है यहाँ पर। और दूसरी बात, रिलेशन को ही वेरीफाई करके देख लिया है कि हाँ रिलेशन यहाँ पर हमारा वेरीफाई हो रहा है। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो इन ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में जीरो का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके सॉल्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारा अगला टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोस। ठीक है, पहली बात तो ये हमारा इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है ना, किताबी भाषा है, इंग्लिश भाषा है। इस पॉलिनोमियल px है ना, एक पॉलिनोमियल है जिसको px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। px क्या है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक पॉलिनोमियल है px, ax² + bx + c, जो कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है। क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ x एट विच px इज इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जिसमें px की वैल्यू 0 आ जाए वो पॉलिनोमियल का जीरो होता है। ये खैर किताबी लैंग्वेज है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिग्निफिकेंस होता क्या है अपने लैंग्वेज में, फिर हम लोग इंग्लिश को भी समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फिर हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, या फिर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, a b c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। चलिए, तो कार्टेशियन में ये जो हमारा ग्राफ पेपर होता है, जो कार्टेशियन होता है, इसमें तो x की बहुत सारी वैल्यू होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता जाएगा। इसमें तो x का बहुत सारा वैल्यू होता है, चलता जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो क्या है, तो x का वैल्यू तो बहुत सारा होगा, लेकिन x का कौन सा वैल्यू पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा, x का कौन सा वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरो होगा। x की तो बहुत सारी वैल्यू होगी ना, लेकिन x का कौन सा वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरो होगा वो जानना है। ठीक है, तो देखिए x के जिस वैल्यू को हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और पुट करने पे वो जीरो के बराबर आ जाए, x के जिस वैल्यू को हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, मान लीजिए हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है, अल्फा। मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू अल्फा। अगर इस अल्फा को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस अल्फा को हम लोग x के जगह पे पुट करते हैं और पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं और वो जीरो के बराबर आ जाता है, तो ये अल्फा इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा। अगर x का वैल्यू अल्फा दिया हुआ है और अगर अल्फा को हम लोग यहां पर पुट करते हैं और ये सॉल्व करने पे जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो अल्फा है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। और समझेंगे और आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, चलिए
मान लीजिए हम लोग अल्फा को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। और इसको सॉल्व करने पर अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो अल्फा क्या होगा, तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा, 0 होगा पॉलिनोमियल का। अल्फा क्या होगा, एक पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, अल्फा क्या होगा, 0 का एक पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। ये क्या था हमारा, अल्फा बीटा थीटा गामा। अब हम लोग और इजी एग्जांपल लेते हैं, नंबर से सीखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से नंबर से सीखते हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें मैं एक काम करता हूं, अब मैं कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं। सीधा लाइन इस तरह से, ठीक है, हाँ वेरी गुड। हालांकि फिर भी टेढ़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, पीछे ही वाला, चलिए इसको ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। और हम लोग मान लेते हैं, चलिए हम लोग मान लेते हैं एक्स के किसी भी वैल्यू को। मान लीजिए हम लोग मान लिए कि एक्स का वैल्यू 1 है। हम लोग मान लिए कि एक्स का वैल्यू 1 है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 है। एक्स को यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, एक्स को यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 10 10 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 7 प्लस 10 10 7 17 18। तो एक्स का वैल्यू 1 पुट करने पे क्या ये 0 आया, क्या ये 0 के बराबर आया। अभी 0 सॉल्यूशन में 0 की बात नहीं हो रही है, 0 शून्य। क्या एक्स का वैल्यू 1 पुट करने पे, एक्स का वैल्यू 1 पुट करने पे, इस पॉलिनोमियल पुट करने पे क्या सिंप्लीफाई करने पे 0 आया, नहीं आया ना। इसका मतलब ये 1 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है, 1 जो है इसका 0 नहीं है। समझ में आ रही है बात। अगर 1 इसका 0 होता, अगर 1 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होता तो पुट करने पे 0 आ जाता, पुट करने पे 0 आ जाता। इसका मतलब हमको क्या पता चला कि ये जो 1 है वो इसका 0 नहीं है, वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, ये जो 1 है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्लोन। ये जो 1 है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए इससे क्या पता चला हम लोगों को, ये 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर 1 इसका सॉल्यूशन होता, 1 इसका रूट होता, तो इक्वेशन में पुट करने पे 0 के बराबर आ जाता। तो इसका रूट क्या है, इसका रूट क्या है वो देख लेते हैं। इसका रूट क्या है, -2। चलिए मान लेते हैं इसका एक सॉल्यूशन ले लेते हैं हम लोग, -2। इसी इक्वेशन को फिर से हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना, इसी इक्वेशन को हम लोग फिर से यहाँ पर एक बार कॉपी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मान लेते हैं इस बार हम लोग x को -2, तो -2 पुट करके देखते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10। -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 7 इंटू -2 -14 बनेगा। ये क्या बन जाएगा, प्लस 10 बन जाएगा। 4 में से -14 गया, -10 बचा, प्लस 10 आया, कट के 0 आ गया। इसका मतलब जो -2 है वो इसका 0 है, -2 जो है वो इसका सॉल्यूशन है। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार कंपाइल कर देता हूं। एक्स की जिस वैल्यू को, एक्स के जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने पे 0 के बराबर आता है, एक्स का वो वैल्यू इसका 0 होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। मैं 0 नहीं बोलता, सॉल्यूशन बोलता हूं या रूट बोलता हूं। एक्स के जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने पे अगर सिंप्लीफाई करने के बाद 0 आ जाता है, इसका मतलब एक्स का वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ गई बात। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भाषा हो गया। इसके बाद और आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे, इसी चीज को एक और आसान भाषा में सीखेंगे। ये समझ में आई बात। फिर से एक बार बोल देता हूं मैं, एक्स के जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने पे, सॉल्व करने पे 0 आ जाता है, वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे अंग्रेजी में, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच, एक्स का वो वैल्यू जिसमें पी एक्स जो है वो 0 के बराबर आ जाए। एक्स का वो वैल्यू जिसमें पी एक्स, ये जो पॉलिनोमियल है, ये 0 के बराबर आ जाए। एक्स का वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाए, वो उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा, वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। एक्स का वो वैल्यू जिसमें पी एक्स 0 के बराबर आ जाए, वो वैल्यू एक्स का, वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड भाषा हो गया, इसको और आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। ये भी आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं, जस्ट अपोजिट एंगल से हम लोग देखते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं फिर से हम लोग एक पॉलिनोमियल का, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक
पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसका अल्फा कितना आया था 3 आया था, बीटा कितना आया था 1 आया था। अल्फा कितना आया था 3 आया था, बीटा कितना आया था 1 आया था। ठीक है, चलिए तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका एक एक्स का वैल्यू क्या आया था 3 आया था। अब याद रखिए अगर आप लोग पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, अगर आप लोग पॉलिनोमियल के रूट को, अगर आप लोग एक्स के वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कीजिएगा तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। अगर आप लोग एक्स के वैल्यू को या पॉलिनोमियल वाई के वेरिएबल में वाई के वैल्यू को इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर आप लोग पॉलिनोमियल के एक्स के वैल्यू को, पॉलिनोमियल के एक्स के वैल्यू को अगर आप लोग पॉलिनोमियल में पुट कीजिएगा तो वो 0 के बराबर आएगा। चलिए देखिए पुट करके हम लोग देखते हैं। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6 हम लोगों ने पुट कर दिया ना। एक्स के जगह पे हम लोगों ने 3 पुट कर दिया तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 माइनस 24 प्लस 6, 2 9 18 माइनस 24 प्लस 6, 18 में 24 गया माइनस 6 बचा प्लस 6 ये 0 आ गया। समझ में आई बात? पॉलिनोमियल के रूट को अगर आप लोग पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। आप लोग दूसरे रूट को भी पुट करके देख सकते हैं। आप लोग दूसरे रूट को भी पुट करके यहां पर देख सकते हैं। दूसरे रूट को भी आप लोग यहां पर पुट करके देख सकते हैं। दूसरा रूट इसका क्या था? आई थिंक 1 था शायद। दूसरा सॉल्यूशन इसका क्या था? 1 था, है ना? दूसरा 1 था। दूसरा क्या था हमारे पास? 1 था। एक्स की वैल्यू 1 थी। तो चलिए 1 को यहां पे हम लोग पुट करते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं था माइनस था, माइनस, अरे यार 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6। एक का स्क्वायर एक होगा, 2 इंटू 1 2 बनेगा माइनस 8 प्लस 6, 2 में से 8 गया माइनस 6 बचा प्लस 6 बना इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 1 भी इसका 0 होगा। ठीक है, 1 भी इसका सॉल्यूशन होगा। अब 3 और 1 के अलावा x का आप जितना भी वैल्यू ले लीजिए, 3 और 1 के अलावा आप जितना भी वैल्यू ले लीजिए, 2 4 5 माइनस 6 माइनस 7 5/2 8/2 9/2 कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, आप उसको पुट कीजिए इसमें, वो 0 के बराबर नहीं आएगा। इस पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन होगा, 3 और 1। और अगर उस सॉल्यूशन को हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? इसी को बस पिछले वाले में थोड़ा टेक्निकल भाषा में बोल दिया था कि एक्स का वो वैल्यू जिस पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए वो उसका सॉल्यूशन होगा। इसको जस्ट टेक्निकल भाषा में बोल दिया था, सिंपल भाषा में समझिए। अगर पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को आप पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, पॉलिनोमियल के रूट को आप पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो 0 के बराबर आएगा। अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा तो वो पॉलिनोमियल का रूट नहीं है, वो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं है। यही सिंपल सा सिग्निफिकेंस है। क्या? यही सिंपल सा महत्व है 0 का पॉलिनोमियल में। ठीक है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ 0, यही सिंपल सा महत्व है कि पॉलिनोमियल जीरोस को अगर जहां हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। सॉल्यूशन को अगर जहां पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को, पॉलिनोमियल के जीरोस को, पॉलिनोमियल के रूट को अगर जहां हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। यही उसका महत्व है, यही उसका सिग्निफिकेंस है। अगर 0 के बराबर नहीं आता तो वो 0 उसका नहीं होगा। मैं बहुत बार इसको रिपीट कर रहा हूं, आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, अगर समझ में नहीं आता है तो लेक्चर को दोबारा से आप देखिएगा। जो पार्ट समझ में नहीं आता तो दोबारा से देखिएगा, समझ में आ जाएगी। यहां तक हमारा था आज का टॉपिक। इसके बाद हमारा क्या है? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? चारों तरफ नाम, चारों तरफ नाम लिखा हुआ है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बहुत छोटा सा टॉपिक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 इसी के बेसिस पे है, पूरा लगा पूरा 2.1 इसी कंसेप्ट के, इसी टॉपिक के बेसिस पे दिया हुआ है। तो इसको समझ लेते हैं, अगले लेक्चर के लिए क्यों ही छोड़ें। चलिए देखिए ध्यान से, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास ग्राफिकल की बात हो रही है तो ग्राफ आएगा ना यहाँ पर। सॉरी, ग्राफिकल की बात हो रही है तो यहाँ पर ग्राफ आएगा। थोड़ा सा यूज कर लेते हैं टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया कैसे बोलता है वो? टेक्नोलॉजिया। ध्यान से देखिए, ये ग्राफ आ गया। आई होप कि ये लाइन स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट है, काफी हद तक स्ट्रेट है। इसमें क्या होता है? ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे ऑरिजिन होता है 0,0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। थोड़ा सा लेक्चर आप लोग स्किप कर लीजिएगा।
मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। कितना गंदा लग रहा है देखने में। भाई साहब, भाई चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, एक ग्राफ पेपर रफ सा बना लिया है, सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा हुआ कहा क्लास 9 में, जिसमें आपको कुछ क्या आता है, इस तरह का आता है इक्वेशन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे आप लोग क्या करते थे, 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x करते थे, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x बाई 3 करते थे। सब क्लास 9 की बात चल रही है। आप लोग x का वैल्यू पुट करते थे, है ना, आप लोग क्या करते थे, x का वैल्यू पुट करते थे अलग अलग 1 2 3, है ना, और y का वैल्यू निकलता था। x का वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू समथिंग समथिंग आएगा। फिर जो वैल्यू आता था उसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते थे और ग्राफ बनाते थे। सिंपल से कहने का मतलब क्या है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका ग्राफ बनेगा, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ तो उसका ग्राफ बनेगा, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी दिया हुआ है इक्वेशन तो उसका ग्राफ बनेगा। बस फर्क क्या है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है ना उसका ग्राफ सीधा बनता है और क्वाड्रेटिक का थोड़ा ऐसा ऐसा टेढ़ा कुबड़ा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये कहानी है। मैं आपको बस इतना इसलिए बताना चाह रहा हूं कि कोई भी इक्वेशन हो तो उसका कुछ ना कुछ ग्राफ बनता है, कोई भी इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ बनता है। तो उसी तरीके से ये भी क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है ना, ये भी क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है ना। चलिए, ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसका भी ग्राफ बनेगा। तो चलिए मान लीजिए हम लोगों ने ग्राफ बनाया और ग्राफ यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया। हम लोग मान लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो x के वेरिएबल में है, वो क्या है, x के वेरिएबल में है, y के वेरिएबल में नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना वेरिएबल, यहाँ पे y z हाथी भैंस अंडा कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। और उसी तरीके से कार्टेशियन पेपर में भी हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है ना, तो भैंस एक्सिस और गाय एक्सिस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, हमारा x है इस पॉलिनोमियल में, तो इसमें कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं, हम लोग यहाँ पर एक खूबसूरत सा ग्राफ बना लेते हैं। कौन सा कलर ले लें, स्काई कलर। तो मान लीजिए हम एक ग्राफ बना रहे हैं, एक्यूरेट ग्राफ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रफ ग्राफ बना रहे हैं, एक्यूरेट ग्राफ नहीं बना रहे हैं। इतना तो श्योर है कि इसका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया। अरे भाई कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। एक दो भाई साहब तो गलत हो गया, ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, ऐसा ग्राफ हमारे पास आ गया। तो ध्यान से देखिए, ये ग्राफ है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन के अलावा भी ग्राफ बनता है, हमेशा सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारे ग्राफ आते हैं। ये आता है हाइपरबोला, सर ये आता है पैराबोला, ये भी आता है पैराबोला, ये आता है हाइपरबोला, इस तरह का अलग अलग ग्राफ आता है। तो इस तरीके से क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ है, ठीक है, कहीं ना कहीं पैराबोलिक शेप का है। ओके, तो ये ग्राफ ध्यान से देखिए, ग्राफ कहीं कहीं पे कट कर रहा है, कहीं पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, कहीं पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहीं पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। वेरिएबल क्या है इस पॉलिनोमियल का, एक्स। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा ना, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, इसका वैल्यू कुछ होगा ना 1.2, मान लीजिए इसका वैल्यू क्या है 1.2 है, तो इस क्वाड्रेटिक का एक जीरो क्या होगा 1.2 होगा। दूसरा ये मान लीजिए 3.5 है, तो एक जीरो क्या होगा इसका 3.5 होगा। समझ में आ रही है बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर वेरिएबल एक्स है, अगर वेरिएबल एक्स है तो वो एक्स एक्सिस को जितने जगह पे काटेगा, मतलब जहां जहां पे काटेगा, जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स की वो वैल्यू उसकी जीरो होगी, एक्स की वो वैल्यू उसकी जीरो होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो सॉल्यूशन होता है, दो जीरो होता है, तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर काटेगा ही काटेगा, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, तीसरे जगह पर नहीं काटेगा, ठीक है, दो ही जगह पर काटेगा, दो ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा काटेगा नॉर्मल लैंग्वेज। तो ये क्या है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स में है तो उसका ग्राफ
एक्स एक्सिस को जहां जहां पर काटेगा, एक्स एक्सिस को जहां जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, एक्स की वो वैल्यू उसकी 0 होगी, उसकी सॉल्यूशन होगी। अगर यही पॉलिनोमियल y में होता, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो वो ग्राफ y को जहां जहां पर काटता वहां वहां पर वो उसका सॉल्यूशन होता। समझ में आ रही है बात? नॉर्मली हम लोग वेरिएबल को x ही लेते हैं ना, x का दुख अलग है, तो x का दुख अलग है, तो हम लोग वेरिएबल क्या लेते हैं, x लेते हैं। ये क्या था, सिंपल सा ग्राफिकल मीनिंग था जीरोथ ऑफ अ पॉलिनोमियल का, कि x एक्सिस को ग्राफ जहां जहां पर इंटरसेक्ट करता है, x की वो वैल्यू उसकी जीरोज होती है। और जितने जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ दो जगह पे इंटरसेक्ट किया, दो वैल्यू होगी, है ना। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो ये 3 जगह पे इंटरसेक्ट करता। समझ में आ रही है बात? ये हमारा ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजी लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अंग्रेजी लिख देता हूँ। फिर वही, वो जो गरीब होते हैं ना, वो आदत से गरीब होते हैं। टेक्नोलॉजी दिया हुआ है यहाँ पर, तो हाथ से लाइन खींचेंगे। मैं यहाँ पर एक तो अंग्रेजी लिख देता हूँ, ठीक है। इफ अ पॉलिनोमियल in variable x, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो, बस वेरिएबल क्या होना चाहिए, x। इफ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, देन गुस्सा दिला देता है, गुस्सा 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 बुरी बात है, भूल भी जाते हैं क्या लिखना था। इफ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, देन इट्स कर्व intersect the x-axis at the position, at the coordinate of its 0, and at the coordinate of its zeros। ये अंग्रेजी है, अभी भी लिखा है मैंने अपने मन से, वैसा कुछ बुकिश लैंग्वेज नहीं है, हालांकि बुकिश ही है, लेकिन अपने से लिखा है मैंने। अगर कोई पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है, अगर किसी पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है, देन इट्स कर्व, कर्व मतलब ग्राफ, तो इसका कर्व जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट, देन इट्स कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस, तो इसका कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस कोऑर्डिनेट पे जो कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, जो कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सिंपल सा ग्राफिकल मीनिंग था इसका, अंग्रेजी मैंने लिख लिया, हालांकि आपको कॉपी करने का जरूरत नहीं था बस। तो यहां तक हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था ना क्लास 10 के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारी बारी आएगी वो किसकी आएगी, क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का बारी आएगा, ठीक है। इसके बाद जो बारी आएगा वो किसका बारी आएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन का बारी आएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे एनसीईआरटी बुक को यहां पर हम लेकर आएंगे और आपके सामने एनसीईआरटी बुक को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.0, एक्सरसाइज 2.2 सब, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए लास्ट तक लेक्चर में। आपको कुछ भी डाउट रह गया हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ, क्वेश्चन को आपको याद भी करना है, और क्वेश्चन का आपको फार्मूला को आपको याद भी करना है, और उस फार्मूले का आपको प्रैक्टिस भी करना है। मैं तो यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप एनसीईआरटी के वगैरह के अलावा आर.एस. अग्रवाल बुक, आर.डी. शर्मा बुक भी सॉल्व कर सकते हैं। जितना बनाइएगा उतना प्रैक्टिस होगा, उतना आपके कंसेप्ट के ऊपर पकड़ आएगा। तो जो भी डाउट रहा हो, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।